Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, I had just started a chapter number 6, that is a work, energy, and power. सो लास्ट टाइम हमने फ्रेंड्स क्या डिस्कस किया था? तो पहले हमने वर्क एनर्जी पावर के बारे में तो बाद में स्टार्ट किया था, बट सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे कैसे हो सकता, कैसे कैसे प्रोडक्ट पॉसिबल है वो हमने डिस्कस किया था। मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे पॉसिबल है वो हमने डिस्कस किया था। हमने वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें डिटेल में जो डिस्कशन हमने किया था वो डॉट प्रोडक्ट का था। कोई मुझे बताएगा डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट का? एनीबडी? A dot B is equals to AB cos theta. Very good. A dot B is equals to AB cos theta was the definition of the dot product. Very good. So this equation itself was a definition of the dot product. ये पहली बार है आपके लिए। फिजिक्स के अंदर बहुत बार ऐसा आएगा कि जिसमें इक्वेशन खुद ही डेफिनेशन हो, ऐसा बहुत बार आएगा, ये फर्स्ट टाइम है। उसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, 7-8 कैरेक्टरिस्टिक था। और उसके बाद जाके हमने वर्क का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स, उसमें भी मैंने बताया था कि भाई आपको पहले देखना है कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था, एफ डॉट डी। वैसे 10th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में आप जो भी पढ़ के आए थे कि भाई वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज अ इनकम्प्लीट नॉलेज, दैट वाज नॉट द एक्चुअल नॉलेज। तो अब जाके आपको पता चला कि वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला है इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन इज W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, दैट इज एफ। तो वर्क तीन चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, फोर्स इटसेल्फ, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ऐसा भी पॉसिबल है कि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो भी वर्क जीरो है, ऐसा पॉसिबल है। इफ द बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, बोलो, इज इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ब्लैंक, देन द वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो। तो कौन से एंगल के लिए वर्क जीरो होगा? cos 90। हाँ, मतलब 90 डिग्री अगर एंगल है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। सो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, दो फोर्स इज प्रेजेंट, डिस्प्लेसमेंट अकर, बट स्टिल द वर्क डन इज जीरो। हमने ऐसा भी दिखा था कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। हमने वर्क डन के अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे। देन आफ्टर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन के केसेस में वर्क जीरो होता है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 to 7 that we had learned in the last lecture. Am I right, friends? Yes, sir. So today we are going to discuss the question number 8. एंड देखो, हमने लास्ट लेक्चर में वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स के बारे में हमने वर्क डन फॉर्मूला निकाला था। तो ऑब्वियसली आज हम क्या करने वाले हैं? वेरिएबल फोर्स। एग्जैक्टली। तो आज हमारा जो टारगेट है, हमारा जो टास्क है वो ये है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। तो भैया सबसे पहले वेरिएबल फोर्स किसको बोलते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो किसको वेरिएबल फोर्स बोलते हैं? तो नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि भाई अगर कोई फोर्स टाइम या टाइम, if the force is changes with the time or if the force changes with the position। देखो फिजिक्स के अंदर मेनली जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है
वो दो हिसाब से चेंज होती है, या तो वो टाइम के साथ चेंज होता है या तो वो पोजीशन स्पेस के साथ, उसके पोजीशन के साथ चेंज होता है। तो अगर कोई फोर्स ऐसा है कि जो टाइम या पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है तो उसको वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। एंड मैं बताऊँ आपको फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे वेरिएबल फोर्स है। जैसे स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, कभी आपने स्प्रिंग को खींचा है या कंप्रेस किया है फ्रेंड? Yes, sir. So you will definitely realize that if you compress the spring, तो आप जितना कंप्रेशन ज्यादा करोगे तो आपको जो रिस्टोरिंग फोर्स है, आपको जो रिबाउंडिंग फोर्स है, वो आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब हैव यू एक्सपीरियंस दिस सिचुएशन? क्या आपने ऐसा फील किया है? Yes, sir. तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। आप जितना उसको स्प्रिंग को ज्यादा डिस्प्लेस करते हो, ज्यादा कंप्रेस करते हो या ज्यादा एलोंगेट करते हो, तो इन बोथ द केसेस व्हाट यू विल रियलाइज दैट जितना भी हम एलोंगेशन या कंप्रेशन ज्यादा करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर ज्यादा रिबाउंडिंग फोर्स, ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ये जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, वो पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। और फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा एक्चुअली कांस्टेंट फोर्स कम होते हैं, वेरिएबल फोर्स ही ज़्यादा होते हैं। तो ये तो पता चल गया चलो कि भैया वेरिएबल फोर्स क्या है, वो तो समझ में आ गया। बट अभी जो टास्क है वो क्या है भैया? अभी हमारा जो टास्क है वो क्या है? वेरिएबल फोर्स पे इक्वेशन। Variable force. हाँ, तो ये टास्क ये है कि हमको वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का फॉर्मूला निकालना है। और अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द वर्क डन। देखो ये चैप्टर का नाम क्या है? वर्क एनर्जी। एनर्जी एंड पावर। तो पहले हम वर्क को फोकस करेंगे, उसका सारा खत्म करने के बाद फिर एनर्जी के को फोकस करेंगे और उसके बाद हम पावर को फोकस करेंगे। Power. तो अभी हमारा जो टास्क है वो वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। तो सपोज हमारे पास एक फोर्स ऐसा है कि जो पोजीशन के साथ वेरी हो रहा है, और अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूं फोर्स वर्सेस उसका पोजीशन का, तो मुझे कुछ इस हिसाब से मिलता है। कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट मेरा जो एग्जाम्पल था उसमें मैंने देखा और मैंने उसका पोजीशन के साथ ग्राफ ड्रॉ किया फोर्स का, तो उसका वैल्यू मैंने फाइंड किया अलग अलग पोजीशन पे और उसको कनेक्ट किया मैंने पॉइंट को मिला के, तो मुझे इस टाइप का कुछ मतलब मुझे मिलता है। ये फोर्स जो है ना, आप देख सकते हो कांस्टेंट नहीं है, वो पोजीशन के साथ वेरी हो रहा है। सो आई हैड ड्रॉन दिस ग्राफ फ्रॉम x1 पोजीशन टू द x2 पोजीशन। आप देख सकते हो कि अलग अलग पोजीशन पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग है। देखो ये तो अलग अलग केस में फोर्स का जो पोजीशन है, वो वैल्यू है, वो अलग अलग है। मतलब इट इज अ वेरिएबल फोर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि इसमें वर्क कितना होगा, वही तो फाइंड करना है। बट मुझे ये पता है कि अगर कांस्टेंट फोर्स होता, तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकता? F into D. हाँ, तो मैं इंटू मत बोलो, क्या F बोलना dot D. चाहिए? हाँ, F तो यू कैन dot अप्लाई D. द फॉर्मूला एफ डॉट डी। वेरी गुड। और ऐसा मान लो अभी 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 इस थियरी के लिए ऐसा मान लो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब दोनों एक्स डायरेक्शन में ही है। डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स भी एक्स डायरेक्शन में ही है। मतलब एंगल दोनों के बीच में कितना है? 0. हम ये, और पर्टिकुलर दिस थ्योरी आई एम अज्यूमिंग दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन एक्स डायरेक्शन। ऐसा मैं मान के चलता हूं अभी। उसके बाद में बताऊंगा आपको कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मान लो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। प्रॉब्लम यह है कि वेरिएबल फोर्स का मुझे फॉर्मूला पता नहीं है, बट मुझे कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला पता है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा एफ डॉट डी। अगर एंगल 0 है तो आई कैन से एफ इंटू डी एज वेल। आई कैन से एफ इंटू डी। अगर एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं है ना ये पूरे सिस्टम को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा। JEE के लेक्चर में हमने इसका बात किया हुआ है। ये आपके लिए ये फर्स्ट टाइम आ रहा है और फिर फिजिक्स में बहुत बार आने वाला है कि व्हेनेवर यू हैव अ सिचुएशन ऑफ अ वेरिएबल समथिंग, आप कोई वेरिएबल क्वांटिटी के लिए काम कर रहे हो फिजिक्स के अंदर, तो
तो आपको क्या करना है कि पूरे सिस्टम को बहुत ही स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करना है, और ये जो स्मॉल सेगमेंट होगा ना वो इतना स्मॉल होगा कि फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट यू कैन अज्यूम दैट द क्वांटिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पूरे सिस्टम को बहुत ही स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूं। सो ये x1 से x2 का जो भी सिस्टम है उसको मैं छोटे 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 पार्ट में, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स है, उसमें से कोई एक सेगमेंट अज्यूम कर लो, उसमें से कोई एक सेगमेंट अज्यूम कर लो। लेट दिस बी द ith सेगमेंट, ये 1 2 3 ये ith सेगमेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेगमेंट इतना इतना कम है कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स का वैल्यू ऑलमोस्ट रिमेनिंग, द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज ऑलमोस्ट रिमेनिंग कांस्टेंट। देखो ये जो लाइन है ना वो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट ओके फ्रेंड्स? देखो मैंने क्या किया कि बहुत ही छोटा सा सेगमेंट अज्यूम किया हुआ है, तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा उसके पहले ही सेगमेंट खत्म हो जाएगा। फोर्स का वैल्यू थोड़ा बढ़ने की ट्राई करेगा, उसके पहले ही सेगमेंट खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि मैंने जो सेगमेंट अज्यूम किया हुआ है वहां पे जो फोर्स है वो पर्टिकुलर फॉर दैट सेगमेंट आई कैन अज्यूम दैट द फोर्स अज्यूम टू बी इट इज एफ आई। तो ये एफ आई ith सेगमेंट का फोर्स आई कैन अज्यूम एफ आई, और यहाँ पे डेल्टा एक्स आई में अज्यूम करके चलता हूँ। क्या मैं उसको डेल्टा एक्स बोल सकता हूँ? इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो। यस और नो फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. तो मुझे सोच के बताओ कि फॉर ith स्मॉल एलिमेंट इन फिगर वर्क डन कैन बी गिवन बाई, देखो वहाँ ये जो सेगमेंट है ना वहाँ पे हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, बिकॉज वो सेगमेंट बहुत ही छोटा सा है। तो जैसे ही वो हम फोर्स को वेराई करने का ट्राई करेंगे उसके पहले तो सेगमेंट खत्म हो जाएगा। तो आई कैन अज्यूम द फोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट ओवर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, और वो कांस्टेंट फोर्स आई हैड अज्यूम्ड दैट कांस्टेंट फोर्स इज अ एफ आई। तो मुझे ये बताओ कि वर्क डन can be given by for that particular segment, what should be the work done? चलो कोई बताएगा? Fi into delta xi. Very good. So can I say the work done for this ith segment, work done for this ith segment is a fi dot delta xi? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? Into cos theta f dot d force displacement cos theta, बट मैंने पहले से ही मान लिया है कि यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो कोस 0 1 हो जाएगा। चलो ये मुझे क्या मिला, कोई बताएगा मुझे? ये मुझे क्या मिला? Work done. थोड़ा और अच्छा बोलो, वर्क डन मिला। For that segment. हाँ उसको For कुछ that थोड़ा और स्पेसिफाई करो मुझे क्या मिला ये। सो इट इज द वर्क डन फॉर द ith सेगमेंट, बट ऐसे तो सिस्टम में बहुत सारे सेगमेंट है, तो मुझे अगर रिजल्टेंट वर्क डन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? Addition. हाँ, तो अगर मुझे पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट वर्क डन फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए कि ऐसे जितने भी सेगमेंट्स है 1 2 3 4 5 अप टू n, तो वो सारे सेगमेंट के वर्क को आपको फाइंड करना होगा, और सबका क्या करना पड़ेगा आपको? Addition. 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 तो कैन आई से द रिजल्टेंट वर्क डन W is equals to summation from I is equals to 1 to n, मतलब 1 से लेके n तक सारे सेगमेंट का मैं सम कर रहा हूँ, मतलब f1 डेल्टा x1 f2 डेल्टा x2 अप टू fn डेल्टा xn, और ये सारे का सम कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वर्क डन मिल जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. ये लॉजिक समझ में आया आपको? सर हाँ बोलिए। सर ये चैप्टर 6 की जो नोट है वो अभी कलेक्ट कर सकते हो? ऑफिस अभी चालू होगी? अभी नहीं, 6:30 को खत्म हो गया। ओके ओके। तो क्या ये आपको यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes.
Yes, sir. अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद का काम बहुत इजी हो गया था, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है। तो अब रूल ये है, अब ये सेंटेंस आपको याद रखना है, मतलब एक्सेप्ट कर लेना है। इफ दिस सेगमेंट्स आर वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा Delta t tends to वेरी स्मॉल को हम क्या बोलते हैं? लिमिट Limit delta डेल्टा t tends एक्स to टेंड्स 0. टू 0। ओके, Yes. अबो समेशन can be written, above formula can be written in the form of integration as below। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेगमेंट बहुत ही छोटे हैं तो ये जो पूरा सम है उसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये कहाँ से आया? तो देखो, सम का मतलब क्या हुआ? एक हिसाब से ये सिमिलर वर्ड है। देखो, समेशन मतलब सब कुछ सम करना, ऐड करना। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी वही होता है, इंटीग्रेशन का मतलब भी आपको ऐड करना ही होता है। तो ये सिनोनिम्स टाइप का ही है। तो ये आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, बट उसका एग्जैक्ट रीजन तो आप मैथ्स में जाके पढ़ोगे फ्यूचर में, अगर मैथ्स है तो। नहीं है तो अगर बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो मैं जो बोलता हूँ वो होता है, वो आपको मान लेना है। वो सही ही है, ऐसा मान के चलना है। तो मतलब अभी आपको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है। सम का मतलब, समेशन का मतलब ऐड करना, मतलब इंटीग्रेशन। बस सर ये सम सभी जगह होगा, मतलब ये आई वाला सेगमेंट में फोर्स कांस्टेंट था, बाकी सब में नहीं है, तो अभी नहीं चलेगा। नहीं, बाकी नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। देखो हमने क्या किया, उसीलिए तो हमने क्या किया, एक एक सेगमेंट का अलग से सम किया। देखो आप समझ नहीं रहे हो, हमने क्या किया, एक एक सेगमेंट का अलग से सम किया। यस सर। तो पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, देखो जैसे सेगमेंट नंबर 1 है तो वहां का फोर्स वो कांस्टेंट है, ये रहा देखो इतना ही है, वो वहां पे थ्रू आउट द सेगमेंट 1 इट इज अ कांस्टेंट। फिर सेगमेंट 2 आया, तो सेगमेंट 2 का भी फोर्स हम ऐसे एब्ज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे इतना कांस्टेंट है। फिर सेगमेंट 3 का भी थोड़ा ज्यादा होगा बट कांस्टेंट होगा। फिर सेगमेंट 4 का उससे भी थोड़ा ज्यादा बट कांस्टेंट होगा। तो ऐसे एक के बाद के एक के बाद एक जितने भी सेगमेंट्स है वहां पे फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट वी कैन अज्यूम द फोर्स इज कांस्टेंट। इसीलिए हमने एक एक सेगमेंट का फाइंड किया और उसके बाद उसको ऐड किया। ओके सर। वो हो गया, वो खत्म हो गया। बट अब क्या है, तो अब ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई अगर ऐसे समेशन है और ये सेगमेंट बहुत ही छोटे से है तो हम ये सारे समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? वो अभी एक्सेप्ट कर लो। तो समेशन के बदले हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो जाएगा एफ डी एक्स, डेल्टा का हो जाएगा एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? तो कहाँ से स्टार्ट किया था? x1 से स्टार्ट किया था अप टू x2। लिमिट उसका हो जाएगा x1 से x2 का। तो ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फॉर द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला for work done in the case of variable force for one dimension। मतलब सब कुछ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सब कुछ एक्स डायरेक्शन में है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are not in the same direction
then above formula can be written as follow. तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है तो जो ऊपर का जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डीएल. अब ये जो डीएल है ना, वो डीएल डीएक्स आई कैप भी हो सकता है, डीवाई जे कैप भी हो सकता है, डीजेड के कैप भी हो सकता है. मतलब वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, वो एक्स डायरेक्शन में अगर वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है सपोज के, तो वेक्टर डीएल इज इक्वल टू डीएक्स आई कैप आएगा. अगर वो, अच्छा मैं लिख के देता हूँ, चलो मैं लिख के देता हूँ. बट ये अभी तक यहाँ समझ में आया. आपको क्या करना है कि बीच में एक डॉट करना है, बीच में एक डॉट कर देना है एंड डीएक्स के बदले आपको डीएल लिखना है. तो ये वेरिएबल फोर्स का मोर जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया. ये वेरिएबल का फॉर्मूला हुआ. तो अगर दोनों, हाँ अगर आप एक काम करो, यहाँ पे ऐसा मान लो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक्स डायरेक्शन में ही है, तो एफ डॉट डी एल का मतलब हो जाएगा एफ डी एल कोस थीटा. अब एक्स डायरेक्शन के लिए डी एल के बदले आपको क्या लिखना है, डी एक्स लिखना है. तो हो जाएगा एफ डी एक्स कोस थीटा, और थीटा अगर जीरो है तो एफ इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, तो ऊपर का फॉर्मूला आ जाएगा. मतलब ये जो लास्ट जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, बिकॉज उसमें ऊपर का जो फॉर्मूला है उसका भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. चलो, क्या यहाँ तक समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes. तो फाइनली वी गॉट द फॉर्मूला इन द केस ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स. अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट वो आपको समझना जरूरी है. मैं बिकॉज JEE नीट या फिर आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए ये आपको समझना है कि फॉर अ वेरिएबल फोर्स वर्क डन W is equals to integration A to B F dot DL. अब DL क्या है? तो फॉर x डायरेक्शन, अगर सपोज के डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में ही है, अगर डायरेक्शन x डायरेक्शन में ही है, तो वेक्टर DL आपका हो जाएगा dx I कैप. फॉर y डायरेक्शन आपका वेक्टर DL हो जाएगा, क्या लिखना चाहिए मुझे? dy j cap. हाँ, dy j cap. And for the z direction I should write बोलो क्या लिखना चाहिए? dz k cap. ठीक है. अच्छा, फॉर xy प्लेन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टू डायमेंशनल है, xy प्लेन है, तो वेक्टर dl के बदले आपको लिखना चाहिए dx i कैप प्लस dy j कैप. दोनों कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट होगा. एंड स्पेस, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट स्पेस में है, थ्री डायमेंशन है, तो आपको लिखना है dl इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? dx i cap plus dy j cap plus dz j cap. हाँ, तो ये आपको समझ में लाना है. ये आपको कहाँ पे काम आएगा? JEE नीट के MCQ जब आप सॉल्व करोगे तो ये काम आएगा. मैं है ना इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा. तो यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग इन द फ्रंट. आपके जो मैंने नोट्स दिया था, तो एक सामने का साइड आपका खाली होगा, तो वहां पे आपको इसको लिख देना है. ओके, तो अभी तो आपके टेक्स्ट में इसके बेस पे न्यूमेरिकल नहीं है, बट आपको रियलाइज होगा JEE नीट के अंदर कि इसका काम होगा. तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या किया? अभी हमने जस्ट वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का टॉपिक डिस्कस किया. अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम. अभी कुछ लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक बच्चे ने बताया था कि भाई हमारे 6 चैप्टर हमारे एग्जाम में है और उसमें एक ही टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल है. तो वाकई में ये जो टॉपिक अभी मैं जो करवाने वाला हूँ, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क
एनर्जी थ्योरम। तो अब पहले तो मैं आपको थ्योरम बता देता हूं और उसके बाद उसका प्रूफ हम डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरम समझ लेते हैं। तो थ्योरम ऐसा है कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स is equals to the change in the kinetic energy of the body of a object. Work done by the variable force is equal to the change in the kinetic energy of any object. So this is the work energy theorem. तो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, पहले हम कांस्टेंट फोर्स के लिए प्रूव करेंगे और फिर वेरिएबल फोर्स के लिए भी उसको प्रूव करेंगे। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों हिसाब से प्रूव हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में कुछ पूछा नहीं है कि किसके द्वारा प्रूव करना है, तो आपको वेरिएबल वाला फॉर्मूला, वेरिएबल वाला थ्योरी लिखना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, ऐसा देखो, अगर पूछा है कि प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम इन द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इन द केस ऑफ कांस्टेंट, तो फिर कांस्टेंट फोर्स की बात करो। अगर ऐसा लिखा है कि प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द वेरिएबल फोर्स, इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स, तो फिर वेरिएबल वाला। बट अगर ऐसा लिखा है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आपको वेरिएबल वाला थ्योरी लिखना है, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ओके, यस सर। Yes. तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस कर लिया। 8th क्वेश्चन था कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। देखो, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, और एक चीज ये है कि हमने फॉर्मूला तो निकाल दिया, बट एक और मैं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ये जो स्ट्रिप है, यहाँ पे आपको स्ट्रिप दिख रहा है, ये स्ट्रिप, लुक एट दिस स्ट्रिप। यस तो ये जो स्ट्रिप दिख रहा है आपको, ये रहा, ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. तो उसका मुझे ये बताओ कि उसका एरिया कितना होगा, ये स्ट्रिप का। एल इनटू बी। हाँ, लेंथ। rectangle. अब मुझे ये बताओ कि लेंथ क्या है इसका, इसका लेंथ कितना है? FX. Delta. ये लेंथ इसका इतना है, मतलब कितना है? Yes. DX. एग्जैक्टली डेल्टा एक्स जितना लेंथ है इसका। डेल्टा एक्स। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ये कितना होगा? F of x. ये क्या है ब्रेथ, मतलब ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी है, ये वाई कोऑर्डिनेट मतलब, FX. एफ वो तो एफ है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका जो एरिया है वो एफ इंटू डेल्टा एक्स है? Yes, sir. तो फ्रेंड्स, एफ इंटू डेल्टा एक्स तो इस स्ट्रिप का वर्क डन भी था, दैट वाज आल्सो द वर्क डन फॉर दिस स्ट्रिप। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये पूरे ग्राफ का अगर मैं एरिया फाइंड कर दूं पूरे ग्राफ का, तो मुझे क्या मिल जाएगा पूरे सिस्टम के लिए? Work done. वर्क डन। मिल जाएगा। तो फाइनली वी कम टू नो दैट द वर्क कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, दैट इज ओके। हम इंटीग्रेशन एफ डी एक्स करके वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, वो बात सही है। बट अगर आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया है, तो अगर आप उसका एरिया भी निकालोगे तो वो भी आपको क्या देगा, उसका एरिया भी देगा, वर्क ही देगा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। तो Yes, वर्क डन कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय द एरिया एंक्लोज्ड बाय एफ वर्सेस एक्स ग्राफ। वर्क डन कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय द एरिया एंक्लोज्ड बाय एफ वर्सेस एक्स ग्राफ। चलो, ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. ओके फाइन। तो वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव दी वर्क एनर्जी थ्योरम। और एक चीज यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा है, आपके टेक्स्ट में नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है बॉक्स में कि भाई अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, 2 डायमेंशनल है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ डी एल कोस थीटा भी उसको बोल सकते हैं। ये लाइन इंटीग्रेशन इसलिए बिकॉज यहाँ पे डीएल है, डीएल का मतलब लेंथ हुआ, तो लेंथ का मतलब यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन है। फ्यूचर में आपको ऐसे भी इंटीग्रेशन वाले टर्म आएंगे कि जहाँ पे यहाँ पे डीएल के बदले डी ए होगा। वर्क का फॉर्मूला में तो डीए नहीं हो सकता, वर्क में तो डीएल ही आएगा, बट ऐसे कुछ अलग क्वांटिटी आएगा कि जहाँ पे डीएल के बदले एरिया एलिमेंट होगा, तो उसको फिर क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन है तो उसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन बोलेंगे।
और अगर यहाँ पे dv है, वॉल्यूम का सेगमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मतलब ये लाइन इंटीग्रल क्यों लिखा है वो पता चला आपको? बिकॉज यहाँ पे लेंथ के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ लाइन इंटीग्रल। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके? यस Yes. सर। Yes, sir. और फिर मैंने एक और बॉक्स दिया है, उसमें लिखा है कि वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम x to x1 to x2 कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द f वर्सेस x ग्राफ। चलो, क्या ये सेंटेंस आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ऑब्टेन द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द कांस्टेंट फोर्स। चलो, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो इसके पहले एनर्जी क्या है? तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? Ability to do work. Yeah. Capacity of doing work is called the energy. So I can say the capacity of doing work due to the virtue of a motion. Capacity of doing work due to the virtue of a motion is called the kinetic energy. Capacity of doing work, energy, but capacity of doing work due to the virtue of motion is called the kinetic energy. Is it okay, friends? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सो काइनेटिक एनर्जी हमको पता है कि उसका डेफिनेशन जो है वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज गिवन बाय हाफ mv²। वो आपको पहले से पता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. अगर इसको आप m से मल्टीप्लाई करते हो, m से डिवाइड करते हो, m से डिवाइड किया और m से मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पे m² v² हो जाएगा। बट mv तो क्या है? mv तो क्या है? Momentum. P. तो कैन आई से Momentum. इट इज अ p² by P 2m? square. p² by 2m भी हो सकता है। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम pv भी बोल सकते हैं, p इंटू वी भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये mv² का मतलब mv इंटू वी, तो ये pv भी हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। चलो, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चला आपको भैया? Yes, sir. बट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट तो क्या है भैया? वर्क एनर्जी थ्योरम निकालना है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? तो फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं। फॉर अ कांस्टेंट फोर्स वर्क डन कैन बी गिवन बाय, वर्क डन क्या लिखे बोलो? कांस्टेंट फोर्स की बात है। तो व्हाट F इज द dot D वर्क डन? cos theta. या एग्जैक्टली एफ डॉट डी लिखने के बाद जरूरत नहीं है, या फिर बोलो एफ डी कोस थीटा बोलो, या फिर एफ डॉट डी बोलो, दोनों में से एक बोलो। इज इट ओके? बट फ्रेंड्स, मुझे ये बताओ कि एफ इक्वल्स टू क्या होता है? Ma. तो ये हो जाएगा माड़ी। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Now, if a force is constant, then acceleration is also constant, because acceleration is equals to force upon the mass F by m. तो constant acceleration है। तो भैया constant acceleration के लिए फॉर्मूला क्या है? क्या हमको ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था 2 डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए? Yes, sir. v² minus v0² equals to 2ad in the 2 dimension 2a dot d, ऐसा कुछ क्या हमने सीखा था? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स, अब मुझे ये बताओ कि d का वैल्यू क्या लिखना चाहिए मुझे? a डॉट d का वैल्यू मुझे क्या लिखना चाहिए फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2?
W by m. So from the equation number 2, the value of the A dot D should be equals to, can I say, V square minus V naught square by 2. Now from 1, W equals to M. अब मुझे बताओ A dot D के बदले क्या देखूं मैं? A square minus B naught square by 2. Is it okay? चलेगा? Yes, sir. हाँ के ना तो बोल दो. Yes, sir. ओके तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? यस सर. तो फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि ये जो v है ना वो तो फाइनल वेलोसिटी है और ये जो v नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी है. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इट इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? Yes. तो एक्चुअल में ये क्या हो गया? कैन आई से इट इज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? Yes. तो ये प्रूव हो गया. ये क्या प्रूव हो गया? कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स. देखो याद रखो हमने बहुत बार इसकी बात की है कि whenever you are writing F is equals to ma, तो लेफ्ट हैंड साइड जो F है वो आपका कौन सा फोर्स है? Resultant force. वो रिजल्टेंट फोर्स है. दैट इज अ रिजल्टेंट फोर्स. So now the statement is the work done by the resultant force is equals to the change in kinetic energy. So this is the work energy theorem. We had proved this thing. किसी के माइक में से आवाज आ रही है. So we had proved this thing for the constant force. अब इसी को हम क्या करेंगे? वेरिएबल. अब इसी को हम वेरिएबल फोर्स के लिए डिस्कस करेंगे. सो अब हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम by a variable force. ओके चलो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन अलग टाइप का है. मेरी बात ध्यान से सुनना. आई एम ऑडिएबल टू यू? एम आई ऑडिएबल टू यू एवरीबॉडी? यस. ओके सो द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? कोई बताओ मुझे. हाफ एम वी स्क्वायर. अब मैं ऐसा करता हूँ. हाँ वेरी गुड. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद द टाइम. मैं दोनों टर्म लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को मैं टाइम के द्वारा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद द टाइम. तो लेफ्ट हैंड साइड तो रहेगा dk बाई dt रहेगा, बट राइट साइड क्या होगा? ये जो हाफ एंड m जो है ना, अब मैं ऐसा मान के चलूंगा कि हमारा जो बॉडी है उसका मास चेंज नहीं हो रहा है. हम ऐसा मान के चलेंगे कि व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन its mass is remaining constant. When the body is in the motion, its mass remaining constant, I will accept this thing. So half m is comes out from the differentiation. बाकी रहेगा v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब देखो एक नया रूल है, किसी को शायद JEE के लेक्चर से पता होगा कि ddx ऑफ x स्क्वायर जो होता है तो उसका क्या आंसर आता है? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. ये तो पता है ना सबको? क्या आता है बोलो? x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आता है? 2 है. अरे क्या बोल रहे हो? पावर आके पावर डिक्रीमेंट. इज इट ओके? यस सर. तो ddx ऑफ y स्क्वायर क्या होता है? तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होता है कि वहीं पे भी आप वही अप्लाई कर सकते हो. पावर आगे पावर में एक का डिक्रीमेंट, बट यहाँ पे वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट में है.
तो क्या करना पड़ेगा आपको, इनटू है ना, एक बार वो जो टर्म की बात कर रहे हो उसको वापस से मल्टीप्लिकेशन में आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करके। इसको चेन रूल बोलते हैं। हमने JEE के लेक्चर में इसका बात एक आध बार किया होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, आपको सिंपली ऐसा याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2x ही होगा। एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब वही, अगर वेरिएबल वही है तो 2x होगा, बट अगर कोई अलग वेरिएबल से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे इनटू एक बार फिर से वो टर्म का डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। मतलब ddx ऑफ वाई स्क्वायर है तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन तो कर ही देना है आपको, 2y तो लिख ही देना है, बट इनटू dy/dx आपको लिखना है। तो चलो मुझे ये रूल अप्लाई करके बताओ, मैं अब यहाँ पे क्या लिखूं, हाफ m, ये v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? dy into dv by dt, 2v into dv by dt। परफेक्ट। पहले तो पावर आगे, पावर का एक का डिक्रीमेंट, एंड इनटू लिखना पड़ेगा आपको dv by dt। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये हो जाएगा dk बाई dt। अब मैं ना dt भी दोनों साइड से निकाल देता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो dk इज इक्वल टू क्या बचेगा? m V. MVD. m, dv square. Sir. हाँ, mv dv। क्या ये बराबर है फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. ओके। अब मुझे ये बताओ कि ये वेलोसिटी के बदले कैन आई राइट अ dx अपॉन dt? yes ये वेलोसिटी के बदले dx अपॉन dt लिख सकता हूँ मैं, और dv एज इट इज, चलेगा? Yes, sir. अब मैं ना बाहर वाली को अंदर भेजता हूँ, वाली को बाहर भेजता हूँ, बट ऐसा आप जीवन में मत करना, जो जहाँ है उसको वहाँ पे ही रखो तो अच्छा रहेगा। तो अब क्या होगा बोलो भैया? dv by dt to dx। इनटू dx। तो मुझे ये बताओ ये dv बाई dt क्या हो गया वापस से? acceleration। ये तो कैन आई से इट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। Yes. ये हो जाएगा ma dx, राइट? yes sir. Yes. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। अब ये तो ma तो क्या हो गया भैया? f force। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन dk मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx। ये राइट साइड है ना, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो आप लिखोगे x1 टू x2। अगर x यहाँ पे k है तो आप लिखोगे k k1 टू k2 और k इनिशियल टू k फाइनल। चलो इंटीग्रेशन 1 dk का क्या होता है? k K. k, बट फ्रॉम वेयर टू वेयर? k1 k initial to k final। अब ये इंटीग्रेशन f dx तो क्या है भैया? Yes. It is the work done by the variable force, if you remember. It is a work by the variable force. yes sir Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes, sir. So finally, what we had proved? Work done by variable force is equals to k final minus k, that is comes out to be a delta k। आया बात समझ में? Yes, yes sir. sir तो वापस से क्या प्रूव हो गया? work done। एनर्जी थ्योरम वापस से प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स, बट यहाँ पे हमने कौन सा टाइप का फोर्स यहाँ पे लास्ट में मेंशन? variable। वेरिएबल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम बाय द वेरिएबल फोर्स। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes. तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कर दिया वेरिएबल फोर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है वो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसके बेस पे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमने यहाँ पे वर्क वाला जो पोर्शन था ये चैप्टर का, वो कंप्लीटली हमने कंप्लीट कर दिया। वर्क वाला जो पोर्शन था
वो हमने फिनिश किया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर में थ्योरी में क्या करेंगे हम? एनर्जी। एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनर्जीज है, बट मेनली दो टाइप आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दो टाइप? ग्रेविटेशनल एंड नो पोटेंशियल। नो 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 नो, हाँ, एक पोटेंशियल और दूसरा काइनेटिक। 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 तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचेंगे, एंड उसके बाद उन दोनों का समेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर की बात है। अभी हम करेंगे क्या, तो कि भैया वर्क के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम खत्म करेंगे। वर्क के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, मैं है ना आपको ये कौन कौन से क्वेश्चंस आपके अभी जो एग्जाम है 11th के उसमें से कुछ पार्ट इन लोगों ने निकाल दिया है, बट ऐसा हमको बोला गया है कि भाई टीचर लोगों को तो सब कुछ कराना है और कराना भी चाहिए, करना भी चाहिए आपको, बट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम में वो नहीं पूछेंगे। बट फ्रेंड्स, JEE के लिए, नीट के लिए और 12th स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के मुझे सारे टॉपिक आपको कराना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरी बात सुनना, मैं दो तीन चीज़ करूँगा यहाँ पे। नंबर वन, जो भी थ्योरी एमिट किया है, थियोरी जिसको जितना भी थ्योरी निकाल दिया है, तो मैं है ना थियोरी आपको साइमल्टेनियसली साथ में ही करा दूंगा। थियोरी में मैं कुछ मतलब प्लस माइनस नहीं करूंगा, थियोरी में है ना आपको सारे कराऊंगा। नंबर वन। नंबर टू, जो न्यूमेरिकल निकाल दिए हैं तो उसको अभी मैं नहीं कराऊंगा, बट हमारा 11th का जो सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हर एक चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कराया होंगे, चाहे वो एडिशनल एक्सरसाइज हो चाहे वो कोई भी हो, तो हम सारे न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग। देखो आपने 5th चैप्टर देखा, तो आपने 5th चैप्टर अगर देखा हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि जो एडिशनल एक्सरसाइज था उसमें कैसे न्यूमेरिकल्स थे। हमने जो लास्ट हमने जो लास्ट 2-3 लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे थर्ड चैप्टर नंबर 5 में, वो आप देखो तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो ये एडिशनल एक्सरसाइज जो होती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको JEE नीट के अंदर डेफिनेटली बेनिफिट होता है। तो मैं आपको पूरा ये जो ख़त्म होगा हमारा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस, थियरी तो मैं साथ में ही कराऊंगा चाहे उन लोगों ने एमिट किया है या नहीं किया है। न्यूमेरिकल को अभी मैं स्किप कर दूंगा, जो न्यूमेरिकल कैंसिल कराए हैं, बट मैं पूरा करूंगा, उसको भी कराऊंगा ख़त्म होने के बाद। मेरा जो टारगेट है वो भी ऐसा है कि फरवरी के स्टार्टिंग तक मैं आपका सिलेबस ख़त्म कर दूं। तो न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में कराऊंगा जो कि स्किप किए है। और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि जितने भी थ्योरी है, तो क्या है कि चीज़ ऐसी है कि वो आपको लर्न बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो थियोरी निकाल दी है वो एग्ज़ाम में पूछने वाले नहीं है, बट उसका जो कंसेप्ट है वो आपको माइंड में होना चाहिए, बिकॉज उसके बेस पे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर भी, JEE के अंदर, नीट के अंदर उसके कंसेप्ट के, और 12th में भी उसका कंसेप्ट कहीं ना कहीं पे यूज़ होगा। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी थ्योरी निकाला है तो उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो मेन कहने का जो उसका जो समरी है, वो मैं अलग से आपको एक पेज में, मतलब 2-3 पेज जो भी हो, वो पूरा एक ऐसा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा कि जितने भी स्किप किए हैं क्वेश्चन, जितना भी थ्योरी स्किप किया है, तो उसका मेन जो उसका कंक्लूजन होता है वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। सो यू विल बी हैविंग आइडिया ऑफ दैट ऑल्सो, यू विल हैविंग नॉलेज ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। इज दैट क्लियर टू यू? ये 3 चीज मैं आपको करके दूंगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। तो फ्रेंड्स, अभी हम न्यूमेरिकल्स थोड़े करेंगे। या आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने कर दिया। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, sir. तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। यस सर। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज IMP क्वेश्चन नाउ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
it is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force. मतलब जब कोई रेन ड्रॉप फॉल होता है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और एक एयर का रेजिस्टेंस भी उसके ऊपर होगा और ऑब्वियसली वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, बताओ बताओ, अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो माजी जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा। वैसे उसका मोशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ओके, द लेटर मतलब दूसरा वाला, मतलब ये जो रेजिस्टिव फोर्स है, द रेजिस्टिव फोर्स इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। उसके बारे में हमको पता नहीं होता है। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपको दो चीज करनी है। नंबर 1, आपको वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। चलो, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है m इंटू जी, उसका कोई जी 9.8 फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है वो ड्रॉप का 1 ग्राम। हम ऐसा मान के चलेंगे कि एट द टाइम ऑफ मोशन एवापोराइजेशन नहीं होता है, वेपोराइजेशन उसका नहीं हो रहा है, तो उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो एफ डी कोस थीटा फॉर्मूला लगेगा बिकॉज कांस्टेंट फोर्स है। एफ इज माजी, डी इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 180। अरे डिस्प्लेसमेंट को 180। नीचे, अरे कैसे यार, कैसे, जीरो। हाँ सर, नहीं हो, कितना होगा? 0 अरे होगा। यस सर। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो फिर उसका बीच में एंगल कितना होगा? 0 0। जीरो। एम 1 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 जी जो है वो हम 9.8 लेंगे। कोस 0 का मैंने क्या आपको कोस 0 कोस 90 सारा वैल्यू लिख के दिया था लास्ट टाइम? यस सर। हाँ, yes sir वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू 9.8 इंटू 10⁻³ जूल। वर्क का यूनिट जूल है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स? देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का तो वर्क डन मिल गया। अब हमको पता है कि रिजल्टेंट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के चेंज इन एनर्जी। अब रिजल्टेंट वर्क डन का मतलब ग्रेविटेशनल, देखो याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? दैट वाज द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जितने भी फोर्स है उसके द्वारा जो भी वर्क हो रहा है उसका सबका समेशन। तो नेट वर्क डन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द दैट रेजिस्टिव फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं एक काम करता हूँ, वर्क डन बाय द, मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है, अब अगर मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दूं तो क्या मुझे ये वर्क मिल जाएगा, वर्क डन बाय द अननोन फोर्स? यस सर। तो खत्म बात। तो एक काम करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अलग से फाइंड करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो हाफ एम का जो वैल्यू है 1 ग्राम है, देखो हाफ 10⁻³ फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो हमको दिया है कि एट ए टाइम ऑफ कोलाइड, एट ए टाइम ऑफ ग्राउंड कमिंग ग्राउंड इट इज 50, तो 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और इनिशियली है ना फ्री फॉल है, फॉलिंग, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, 0। तो ये क्या हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 25 नहीं, हाँ 2500 डिवाइड बाई 2, तो 1250, तो 1.25 जूल बचेगा, 10⁻³ है ना इसकी वजह से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका 1.25 जूल लगेगा। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल्स टू 1.25। तो फ्रेंड्स मतलब ये 1.25 के बदले मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे
I can write one more thing. So I can write 1250 into 10 raised to minus 3. ये 10 raised to minus 3 में रखना इजी रहेगा हमारे लिए. तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू 1250 minus 9.8 into 10 power minus 3. क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes. इज इट ओके? अच्छा एक चीज रह गया यहाँ पे, एक चीज भूल गया. सर डी की वैल्यू हाँ डी का तो वैल्यू ही रह गया. तो डी का वैल्यू कितना आएगा भैया? 10 raised to 3. 10 raised to 3. तो ये तो गंदी बात हो गई. तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9.8 जूल आएगा. तो यहाँ पे तो क्या होगा भैया, 10 raised to minus 3 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. और यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 1.25 कर देंगे तो 10 raised to minus 3 निकल जाएगा. तो अब ये हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स 1.25 माइनस 9.8. चलो अब करके बताओ मुझे क्या आ रहा है. -8.55. माइनस 8.55. तो दिस आंसर मस्ट बी कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ये आंसर नेगेटिव आना ही चाहिए था. क्यों ये नेगेटिव आना ही चाहिए था? कोई बताएगा मुझे क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट. एग्जैक्टली. यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट शुड बी कम्स आउट टू बी नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव नहीं आता तो कुछ गलती कर दिया, ऐसा सोच सकते हैं. इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर. तो फ्रेंड्स ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ऐसा ही एक टाइप का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में. तो वो आप एक बार ट्राई करो. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम. तो फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. मैं ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूं. तो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये मैं आपको ट्राई करने का बोल रहा हूँ. अच्छा कर ही देता हूँ. चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको होमवर्क में करना है. आपको अलग अलग केसेस दिए. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको अलग अलग केसेस दिया हुआ है और आपको वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका साइन फाइंड करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा रहा हूँ, वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द आवर प्रीवियस इलस्ट्रेशन. तो फटाफट एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. A body of a mass 2 kg, body of a mass 2 kg initially at the rest moves under the action of an applied horizontal force of a 7 Newton. देखो बॉडी है, उसको 7 न्यूटन जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया, बट यहाँ पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है. तो क्या होगा, 7 न्यूटन जितना फोर्स मैंने दिया, तो ये फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होगा? बॉडी के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा. और अपार्ट फ्रॉम दैट 2 more forces are acting, माजी एंड नॉर्मल फोर्स. इज इट ओके फ्रेंड्स? तो ऐसा दिया हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, मतलब फोर्स हमने जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो आपको यहाँ पे 3-4 चीज फाइंड करना है. वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन द 10 सेकंड. तो आपको 10 सेकंड में कितना वर्क हो रहा है उसके लिए आपको पहले तो 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए पहले तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा. चलो कोई मुझे बताएगा द रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा, बट कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स. यहाँ पे कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा? देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में ही, n is equal to m. में तो इक्विलिब्रियम ही है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे क्या लिखना चाहिए? 7n minus 7n minus fk. हाँ 7n, दैट इज 7 न्यूटन. 7n Yes. मतलब न्यूटन है वो. तो 7 minus fk is equals to m into a. Is it okay friends? Yes. अब fk क्या होता है? Mu k mg. म्यू के एन, हाँ म्यू के माजी. तो म्यू के जो है वो 0.1 है एंड m का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है? ये 2 दिया हुआ है. और फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग द g एज अ 10. वैसे यहाँ पे 10 नहीं लिया होगा, बट मैं अभी फटाफट सॉल्व हो जाए तो 10 ले लेता हूँ. ओके चलेगा?
Yes. तो ये आपका आ जाएगा 2 न्यूटन आ जाएगा। तो पुट द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन। तो 7 minus 2 that is equals to 2a, 2 into a, because जो मास है वो 2 है। तो व्हाट विल द एक्सेलरेशन? 5/2. 5/2. मतलब 2.5 2.5. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट ओके फ्रेंड्स? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बिकॉज पूरा चीज जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ही हमको वर्क मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2.5 है, और कितने टाइम की बात है? 10. 10 का स्क्वायर, 10 सेकंड का स्क्वायर। तो ये 100 डिवाइड बाई 2 50। चलो 100 रखते हैं। 2.5 इंटू 100 250, 250 डिवाइड बाई 2 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा W1, W by the applied force W1 is equals to FD cos थीटा। यहाँ पे फोर्स जो हमने जो अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन cos 0, cos 01। हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है भैया? 7 Newton. 7 Newton. 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट D125. इंटू cos 01, तो ये हो जाएगा कुछ 875. 875 जूल। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो एफ के इंटू डी इंटू कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोस थीटा क्या आएगा? यहाँ पे कोस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 180. 180। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा? -1. 0. Minus. अरे -1, कोस 180 -1। Minus. एफ के का वैल्यू 2 न्यूटन है, तो 2 इंटू 125 125. इंटू -1, तो ये हो जाएगा -250 जूल। वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो नेट वर्क इज इक्वल टू W1 प्लस W। Summation. हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 625। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? अब वी ऑल्सो वांट्स टू फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 1/2 mv square हाफ minus mv स्क्वायर 1/2 माइनस हाफ mv mv नॉट naught. स्क्वायर। तो आपको पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80। ए का वैल्यू है हमारे पास 2.5, टाइम जो है वो 10 है, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो हाफ मास 2 kg, 25 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 0, तो Zero. काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगा? 625. और आपको एक इंटरप्रिटेशन भी निकालना है, तो ऑल्सो इंटरप्रेट योर रिजल्ट। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आर सेम। Is equal. Work energy That is what theorem. is the work energy. So work energy theorem is hold here, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या ये फ्रेंड समझ में आया आपको इंटरप्रिटेशन? Yes. Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आज हमने बहुत ही अच्छे टॉपिक डिस्कस किए। इसके स्क्रीनशॉट होमवर्क आपको व्हाट्सएप में, मतलब ये हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। Bye, sir. बाय 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 बाय।